बच्चों, मैं विजय प्रजापति। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको श्वसन के बारे में बताया था और इसमें वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लें। फिर इसके बाद आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, उनका क्या कार्य होता है, कहाँ पर पाए जाते हैं, किस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है मानव श्वसन तंत्र का। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नासाद्वार, यानी कि हम लोग सांस नाक के द्वारा लेते हैं जनरली आमतौर पे। तो उसको नाक में जो नली है उसे नसल पैसेज या फिर नासा द्वार कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, वो सांस हमें कहाँ जाती है, ग्रसनी में चली जाती है। ये सीक्वेंस है, इसको 1 2 3 4 ऐसे स्टेप वाइज भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले नासा द्वार यानी कि नोजल पैसेज, फिर सेकंड है ग्रसनी, इसको फायरिंग्स बोलते हैं। फिर थर्ड है कंठ। ठीक है, कंठ को लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, LARYNX। और ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फायरिंग्स, PHARYNX। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आता है श्वास नली। तो श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है श्वसनी। तो इस श्वसनी को बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। फिर इसके बाद आता है श्वसनिकाएं, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है फुफ्फुस फेफड़े। ठीक है, मतलब कि फेफड़े आते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट है कूपिका कोश यानी कि एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। फिर इसके बाद वो किस में मिला दिया जाता है, ब्लड में, यानी कि रुधिर वाहिकाओं के द्वारा ब्लड में, रुधिर में मिला दिया जाता है। तो इस सीक्वेंस को एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले नासाद्वार नसल पैसेज, फिर इसके बाद ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिया, फिर फेफड़े, फिर इसके बाद कूपिका कोश, फिर रुधिर वाहिकाएं। अब आइए देखते हैं इस चित्र में, डायग्राम के द्वारा इसमें दर्शाया गया है सभी जितने भी भाग हमने बताया है। तो उसमें सबसे पहला भाग जो था वो था क्या, हमारा नासा द्वार। ठीक है, यानी कि ये जो नाक की नली होती है जहाँ से हम लोग सांस को ग्रहण करते हैं, वहाँ से अंदर की तरफ भेजते हैं, वो क्या कहलाती है, नासा द्वार। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो इसके बाद क्या होता है, ग्रसनी होती है। ये ग्रसनी, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि यहाँ से श्वास नली और ग्रास नली, यानी कि जो सांस लेकर जाती है वो नली श्वास नली कहलाती है। फिर इसके बाद ग्रास नली का मतलब जो भोजन को लेके जाती है वो, यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और श्वास नली के ऊपर बताया भी था पिछले लेक्चर में, एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंठ होता है। ठीक है, क्या होता है, कंठ। इस कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। जो हमारे गले से आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, इसी लैरिंग्स से आती है, इसी कंठ से आती है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रसनी है ये कहाँ पे खुलेगी, ये खुलेगी श्वास नली में। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना पार्ट दिखाई दे रहा है अभी जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, श्वास नली कहलाएगी। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में ट्रैकिया भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि जो श्वास नली है ये वाली, फिर ये फर्दर दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, तो दोनों तरफ से डिवाइड हो जाती है। तो जैसे ही डिवाइड होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोंकाई, यानी कि इसका नाम श्वसनी को हमने बताया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद ब्रोंकाई लंग्स में इंटर करती है, ये जो फेफड़ा है हमारा इसके अंदर ये जैसे ही इंटर करेगी तो ये डिवाइड होती चली जाएगी, जैसे 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे करके ये डिवाइड होती जाएगी, तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, श्वसनिकाएँ कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद श्वसनिकाएँ लास्ट में जाकर एल्वियोलाई यानी कि कूपिका कोश में खुलती हैं, उसी में जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें जाकर फिलअप होता है, भर जाता है। और फिर इसके बाद दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर एक ऐसे जो जैसे मंदिर मस्जिद का ये जो ऊपर का गुंबद होता है उसी शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डायाफ्राम। अब इसका स्ट्रक्चर जो है अभी इसमें तो आपको नहीं जल्दी समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, रफली ड्रा करूँगा उसको। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ से ले लिया, ये मान लीजिए कि ये जो है श्वास नली हो गई, ये नज़ल पैसेज हो गया यानी कि नासा द्वार। ठीक है, फिर यहाँ से फिर हम लोग मुड़ने के बाद ये ग्रसनी हो गई, ये वाला भाग क्या हो गया, ग्रसनी हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग नीचे आ रहे थे तो नीचे सांस नली आ रही थी, फिर ये 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो डिवाइड होने के बाद इसका नाम क्या हो गया था, इसका नाम हो गया था ब्रोंकाई। ठीक है, क्या नाम हो गया था, ब्रोंकाई। फिर इसके बाद ये जो है फेफड़ों में इंटर करेगी, तो मान लीजिए ऐसे रफली हमने फेफड़े को ड्रा कर दिया। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये फेफड़ा है, लंग्स है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इसको सपोज कीजिए कि ये क्या है, लंग्स है। एक सेकेंड फिर से इसको ड्रा कर देते हैं। सबसे पहले ऐसे था, ये मुड़ा हुआ नासल पैसेज, फिर इसके बाद ग्रसनी, फिर इसके बाद ये श्वास नली आ गई, फिर ये डिवाइड हो गई थी, फिर डिवाइड होने के बाद इसका नाम ब्रोंकाई हो गया था। फिर इसके बाद ये इंटर करेगी लंग्स में। ठीक है बच्चों, फिर जैसे ये लंग्स में इंटर करेगी और यहाँ पर ऐसे डोम शेप्ड यानी गुंबद के आकार का डायफ्राम था, तो जैसे ही ये लंग्स के अंदर ये इंटर करेगी तो ये जो है फर्दर ऐसे जाएगी, फिर इसमें से भी बट जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर इसमें से भी डिवाइड होती जाएगी, मतलब ऐसे ये अंदर जाकर बढ़ती चली जाती है और लास्ट में एक ऐसे कुप्पी के आकार का, मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है गड्ढे के आकार का, ऐसा जाकर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब एक फेफड़े में लगभग 10 से 12 लाख ऐसी छोटी छोटी कुपिकाएँ होते हैं, इन्हें वायु कोष्ठक या एल्वियोलाई भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हम लोग सांस लेंगे तो वो सांस जो है वो वायु हमारे फेफड़ों में सबसे पहले कहाँ आएगी, नसल पैसेज यानी कि नासा द्वार, फिर वहाँ से जाएगी ग्रसनी, फिर यहाँ तक ग्रसनी में आ गई, फिर इसके बाद यहाँ से श्वास नली, फिर श्वास नली के बाद यहाँ से आ जाएगा ये ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई जो है अंदर जो है ब्रोंकियोल्स में यानी कि श्वसनिकाएँ में बटा हुआ है, और ये श्वसनिकाएँ अंत में एक स्वेलन पार्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ रहता है, उसी में जाकर एयर जो है वो फिल हो जाती है, उसको बोलते हैं वायु कोष्ठक या वायु कोष्ठक, या तो फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा एक डायग्राम हो गया, इसका रफली डायग्राम हो गया। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये अंग इसके समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि हम लोग सांस लेते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है।
ठीक है। तो अब इस डायग्राम में देखेंगे आप लोग तो यहाँ से आपको क्लियर होता चला जाएगा कि यहाँ से नासा द्वार हो गया, ये मुख गुहा हो गई, तो फिर इसके बाद ये ग्रसनी हो गया, ये कंठ हो गया, कंठ को ही साउंड बॉक्स भी कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक श्वास नली हो गई। फिर इसके बाद ये जो ऐसे ही बटा तो यहाँ पर क्या हो गई, श्वसनी, या इसी को ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर ये जो है फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें, श्वसनिकाएँ ब्रोंकियोल्स में, और वो फिर छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, कूपिका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाया भी है अलग से करके इसको, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे डायफ्राम दिया हुआ है, और ये दिखाया गया है इधर कि जो फेफड़े होते हैं वो हड्डियों में बंद होते हैं। तो 12 जोड़ी जो है ये पसलियाँ पाई जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर उपास्थि वाला एक दिया हुआ है, क्योंकि श्वास नली के ऊपर ऐसे, जैसे श्वास नली है तो इस पर हुक टाइप में ऐसे बना हुआ होता है। ये क्या है, उपास्थि यानी कार्टिलेज की रिंग होती है, जिससे श्वास नली जो है वो एकदम चिपक ना जाए या तो फिर फैल ना जाए, इसलिए होती है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव श्वसन क्रिया। तो मानव श्वसन क्रिया में 2 काम होता है। 2 काम में कौन कौन सा, एक अंतः श्वसन, एक उच्छ्वसन, ठीक है। यानी कि एक बार हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, फिर इसके बाद सांस को एक बार हम लोग बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो अंदर की तरफ जब लेंगे तो अंतः श्वसन कहलाएगा, फिर इसके बाद बाहर की ओर जब छोड़ेंगे तो उच्छ्वसन कहलाएगा। तो इसकी क्रिया जो है कैसे होती है वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम उसका डायग्राम भी बना देते हैं। तो सबसे पहले जो मान लीजिए कि ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है बच्चों, और इसमें मान लीजिए कि ये छोटी छोटी एल्वियोलाई हैं ऐसे इससे जुड़ी हुई। तो और इसमें क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो है इसके बीच में एक हड्डी होती है, एक बोन्स होती है, इसका नाम होता है स्टर्नम। इस बोन का क्या नाम होता है, स्टर्नम। तो ये जो रिब्स होती है ये इसको ऐसे हमारे चेस्ट की जो बोन्स होती है जिसको हम लोग रिब्स कहते हैं, ऐसे ये हमारा लंग्स इसके अंदर बंद रहता है। और बताया भी हमने कि 12 जोड़ी होती हैं, और इनके बीच में जो है ये जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, इनके बीच में मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ये मसल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस मसल को बोलते हैं इंटरकास्टल मसल्स। क्या बोलेंगे, इंटरकास्टल मसल्स, ठीक है बच्चों। और मतलब कि जो बाहर की तरफ है उसे इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, और इसी के पीछे जो होगी उसे इंटरनल इंटरकास्टल मसल कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या, सबसे पहले हम लोग सांस लेंगे, तो सांस कब हमारे अंदर आएगी, जब हमारा फेफड़ा बढ़ेगा। तो फेफड़े को बढ़ने के लिए हमें जगह चाहिए। तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि ये किस शेप का था, ये गुंबद के आकार का था, बताया ही। तो ये डायफ्राम कैसे हो जाएगा, जो डायफ्राम ऐसे था वो फिर सीधे फ्लैट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इतना दूरी तक स्पेस मिल जाएगा, और ये फेफड़ा यहाँ से फैल सकता है। और ये इंटरकास्टल मसल भी क्या होंगी, ये फैलेंगी, ठीक है बच्चों। ये जो रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं इंटरकास्टल मसल, ये भी फैलेंगी, जिससे क्या होगा, फेफड़े का आयतन बढ़ेगा। और जब फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा, जिससे वायु जो है वो हमारे नाक से होते हुए यहाँ श्वास नली से होते हुए फिर श्वसनिकाएँ से होते हुए वायु कोष्ठक यानी कि एलोलाई में आकर फिल हो जाएंगी, ठीक। तो ये तो पहली प्रोसेस हो गई। अब सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, और इनके पीछे ये एल्वोलाई जो है, इनके पीछे जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक। इन्हें एल्वोलाई के पीछे क्या होती हैं, ब्लड की वेसल्स होती है, यानी कि रक्त की पतली पतली नलिकाएँ होती हैं। इनमें जो वायु यानी कि ऑक्सीजन आएगा उसको ये तुरंत ट्रैप कर लेंगी,
मतलब ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या करेगा कि एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन होगा उसको वहीं पर ट्रैप कर लेगा। ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड टॉपिक में क्या होगा, सेकेंड का फिगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में समझ लीजिए आप लोग। तो सेकंड में क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन तो ले चुके हैं, हमारा मतलब कि फेफड़े में हवा भर चुकी है, अब उसको हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लंग्स था और ये डायफ्राम था जो कि कैसा हो गया था, फ्लैट हो गया था। ठीक है, तो इसको हम इरेज करके ऐसे फ्लैट बना देते हैं। ये डायफ्राम फ्लैट था। अब क्या होगा कि सांस को जो हमें बाहर निकालना, तो ये डायफ्राम फिर से अपने शेप में आ जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो जब ऐसे होगा और ये जो इसके बीच में यहाँ से स्टर्नम था और ये इंटरकास्टल रिब्स थी, इनके बीच में मसल्स थी, ये भी फैली हुई थी, ये भी क्या करेंगी, सिकुड़ेंगी। और डायफ्राम जो फैला था वो भी सिकुड़ेगा, तो जिससे क्या होगा कि इसका फेफड़ा जो फैला हुआ था वो दबेगा, उसका आयतन कम होगा, जगह कम होगी। तो जब जगह कम होगी तो दाब बढ़ेगा, जब दाब बढ़ेगा तो आयतन उसका कम होगा, और आयतन कम होगा तो वो एयर जो इसमें फिल हो जाएंगी वो क्या होंगी, पुनः फिर से मुंह के द्वारा वापस निकाल दी जाएंगी बाहर। इतने में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, जैसे ये एल्वोलाई है, इसमें आकर हवा भर गई और इसके एल्वोलाई के पीछे क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, बताया ही मैंने। तो ये मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स है। जब हमने सांस लिया पहले स्टेप में तो हवा आकर भर गई, इससे जो ऑक्सीजन था, इसमें जो ऑक्सीजन था वो इसने पकड़ लिया हीमोग्लोबिन ने, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी इसमें ब्लड वेसल के अंदर, वो कहाँ भेज दी जाती है, इसमें एल्वोलाई में। और फिर जब ये उच्च श्वसन मतलब कि सांस को बाहर निकाला जाएगा तो ये एल्वोलाई से होते हुए बाहर चला जाएगा बॉडी से। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा। वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर से वीडियो समझ में आएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, उससे पहले देख लीजिए इसके बारे में लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि मानव श्वसन क्रिया। ठीक है बच्चों, तो मानव श्वसन क्रिया में देखिए अंतर श्वसन, उच्च श्वसन। अब इसको पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत आसानी से इसको आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, अंतर श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, मतलब जो मांसपेशियाँ वगैरह होती हैं, जो रिब्स होती है फैलती है। पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद वक्ष बाहर की ओर गति करता है, मतलब फैलता है। फिर इसके बाद गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरी आती है। और एक चीज़ और इसमें लिखना चाहिए था इसको, ये डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, सपाट हो जाता है। फिर इसके बाद उच्च श्वसन में क्या होता है, वृक्ष वही इसका उल्टा, जो मतलब जो फैला हुआ है वो शिथिल अवस्था में आ जाएगा। तो वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती हैं, पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, मतलब कि वो ढीली हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि मैंने यूज किया था। अंतर श्वसन मतलब क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों का अंदर ले जाना, सब बता ही चुका हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कूपिका रक्त एवं ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। कूपिका का मतलब जो एल्वोलाई बताया था। ठीक है, कूपिका का क्या मतलब हुआ, एल्वियोलाई, वायु कोष्ठक जो छोटा सा था जिसमें गैस ऑक्सीजन आ रही थी, ब्लड में मिक्स हो रहा था और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वापस आ रही थी, तो वही प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहले O2 से समृद्ध, मतलब जिसमें O2 होगा, फिर इसके बाद मतलब लेंगे जो सांस हम लोग तो उसमें ऑक्सीजन आएगा ही, तो वो कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, कूपिका में। फिर यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा, ब्लड में। फिर इसके बाद ब्लड को में कौन पकड़ेगा, RBC पकड़ेगी और क्या बना लेगी, HbO2 बना लेगी। फिर इसके बाद धमनी द्वारा, मतलब कि जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, कहाँ जाएगी, ऊतकों में जाएगी, ऊतक से। फिर इसके बाद
ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कहाँ पर, ऊतक में ही। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक में बन गई, अब इसको शरीर से हम लोग बाहर कैसे निकालें, तो ये फिर कहाँ आएगी, फिर जो ऊतक में बनी हुई है फिर ये ब्लड वेसल्स में आएगी। फिर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में विसरण, मतलब ब्लड में ये मिक्स हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद ब्लड वेसल जो है एल्वोलाई के पीछे जो रहेंगी, वहाँ से ये एल्वोलाई में भेज दिए जाएंगे। एल्वोलाई के द्वारा कहाँ भेज दिए जाएंगे, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं उसके द्वारा शरीर से बाहर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इतना ही, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज का। तो आई होप बच्चों कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा।